हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित एक बड़ी शानदार प्रश्नोत्तरी। और इस प्रश्नोत्तरी में मैंने राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों से संबंधित वो सारे प्रश्न तैयार किए हैं जिनके आने की संभावना आपकी प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में बनी रहती है। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। नेक्स्ट, गोडवाड़ प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित है, यानी गोडवाड़ जो क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र उसकी बात कर रहा हूं। तो उसमें कौन से जिले आते हैं, तो इसमें आपके पास आते हैं पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। अब पाली की बात करें तो इसका उत्तरी भाग तो आपके पास कहां पे है, वो आपके पास थली प्रदेश में। और अगर अपन नीचे की बात करें तो वो आपके पास क्या है, गोडवाड़ क्षेत्र में भी इसका हिस्सा है, वो सम्मिलित है। एक और होता है भाई अपने पास इसमें वो होता है सिरोही। सिरोही का भी आपके पास क्या है, अपने दक्षिण उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है वो ही अपने पास क्या है, इसमें गोडवाड़ प्रदेश में सम्मिलित होता है। तो याद रखना भाई ये क्षेत्र। बात करते हैं नेक्स्ट, गोडवाड़ प्रदेश मैदान का निर्माण किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा लूनी व इसकी सहायक नदियों द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन गलत कर देते हो। लूनी व इसकी सहायक नदियां है वो कौन से मैदान का निर्माण करती है, गोडवाड़ प्रदेश के मैदान का निर्माण करती है। बात करते हैं नेक्स्ट, दिया हुआ है कौन सी नदी का बहाव क्षेत्र रेल नेड़ के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, लूनी नदी है ये। लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को अपन रेल या नेड़ के नाम से जानते हैं, याद रखना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सी नदी का अपुआ है, तोरावटी कहलाता है। यहाँ पे तोरावटी है भाई, मिस प्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तोरावटी। अब कौन सी नदी का जो अपुआ है वो तोरावटी कहलाता है। अपुआ का मतलब वही है जो बहाव क्षेत्र है, तो वो आपके पास कांतली नदी है, ज़्यादा टफ नहीं है। और जो नदियों से संबंधित मैं अलग से प्रश्नोत्तरी लेकर आने वाला हूँ, आप चिंता मत करो। बात करते हैं नेक्स्ट, यह अरावली का विस्तार राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है, यानी राजस्थान में जो अरावली है जो जहाँ से प्रवेश करते हैं वो कौन से जिले से कौन से जिले तक है। तो उसमें बात करें तो वो सिरोही से अलवर तक है अपने राजस्थान में। जैसे ये अपने पास क्या राजस्थान है, इसकी बात करें तो ये राजस्थान हो गया, अरावली अपने ऐसे है, तो यहाँ सिरोही में प्रवेश करती है और यहाँ अलवर तक अपने क्या इसका विस्तार है, ये ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज होता है। इसके बारे में बात करें तो अपने राजस्थान में जो अरावली की लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। अगर अपने पास संपूर्ण अरावली की लंबाई पूछे, जो संपूर्ण अरावली की बात पूछे तो फिर आपके पास कितनी है, तो वो आपके पास 692 किलोमीटर होती है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है राजस्थान में अरावली का विस्तार है। ये क्वेश्चन आप 100% ही गलत करते हो। मैं देखो आप लोगों को समझाता हूँ। ये मान के चलो ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है अपना, और अगर अपन बात करें तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। अब अपनी अरावली है वो इस तरीके से है, ये अरावली है अपने। अब इसमें क्या है कि ना तो ये अपने पास उत्तर में ना ये दक्षिण में, तो फिर कैसे मानेंगे। तो ये जो क्षेत्र है ये अपने पास क्या उत्तर पूर्व होता है, ये उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा अपने पास दक्षिण पश्चिम, ये क्या है दक्षिण पश्चिम है। तो आपका जो विस्तार वो किस तरफ से है, वो यहाँ से शुरू होती है इस तरफ जाके खत्म होती है, ये इस तरफ। तो फिर आपके पास दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। आप देखो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर नहीं है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर दक्षिण की नहीं है, दक्षिण पूर्व से उत्तर दक्षिण की ओर ये भी नहीं है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ये आपका आंसर होता है इसमें। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट, अरावली को पूर्वी मैदान से कौन सी वर्षा रेखा अलग करती है। अब बात वही आ जाती है कि जो पूर्वी मैदान है वो ये यहाँ पे अपने पास ये दक्षिणी मैदान, दक्षिणी पठारी प्रदेश है ये, और यहाँ पे ये जो है ये अपने पास पूर्वी मैदान। अब ये जो है ये अरावली से किस तरीके से अलग है, कौन सी वर्षा रेखा से, तो वो आपके पास 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से अलग है। अब एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, थार का मरुस्थल व पूर्वी मैदान ये दोनों आपके पास क्या है, अरावली से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से क्या है, 50 सेमी जो वर्षा रेखा है उससे अलग होते हैं। अब आपको भी सर दोनों में कैसे, तो अरावली के इस तरफ भी 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इस तरफ भी 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसलिए अपने क्या है, अरावली है दोनों भागों में, अरावली को थार से और पूर्वी मैदान से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अलग करती है। ये दिमाग में रखना भाई, ज़्यादा टफ नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी अरावली की औसत ऊंचाई। अब मैंने बताया था ना कि अरावली को अपन ने 3 भागों में बांटा है, 1 2।
अब उत्तर पूर्वी अरावली मतलब ये अरावली, इसके अलावा इसकी बात कर रहे हैं अपन, इसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब पूछ रहा है कि इसकी उत्तर पूर्व जो अरावली है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई है 450 मीटर। ज़्यादा टफ नहीं है भाई, ज़्यादा आंकड़े वाले हैं तो याद करने लेना। बात करते हैं नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अब इस अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, पक्का आ सकता है क्वेश्चन इस तरीके से जो मैंने बताया। ये जो उत्तर पूर्वी अरावली है इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है, या सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसमें आएगा आपके पास आंसर ए, रघुनाथगढ़। कहाँ पे है, ये सीकर में है, और सीकर अपना उत्तर पूर्वी अरावली में ही आता है, आप लोगों को पता है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। अब अरावली का विस्तार मैंने बता ही दिया, अब पूछ रहा उत्तर पूर्वी अरावली कैसे, जैसे ये अपने पास 3 हिस्सों में अरावली को बांट दिया, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक के पूछ रहा है, तो यहाँ कौन सा स्थान है और यहाँ कौन सा स्थान है। तो बात करें तो आपके पास क्या आएगा, इसमें सांभर से अलवर तक है। ये यहाँ पे अपने पास सांभर है और यहाँ पे अलवर जिले में मैंने बता ही दिया, अलवर जिले तक फैली है अपने पास राजस्थान में, तो सांभर से अलवर तक है उत्तर पूर्वी अरावली, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। अब ये मध्य अरावली कौन सी है, वही है यहाँ से यहाँ, ये तो ये तो पढ़ लिया अपन ने। अब ये रही मध्य अरावली यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई आती है 550 मीटर, 550 मीटर आती है। तो ये आंसर याद रखना, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, वो है 550 मीटर। बात करते हैं नेक्स्ट है मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है भाई। अब मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर मतलब इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, अरावली का, तो इसकी बात करें तो इसमें आता है आपके पास तारागढ़। कोई पूछे इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। कितनी है भाई, 873 मीटर है। तारागढ़ कहाँ है, अजमेर में है, ये तो आप सभी जानते हो भाई। तो ये मध्य अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है। बात करते हैं नेक्स्ट है मध्य अरावली का विस्तार है। मध्य अरावली का विस्तार भी वही बात आ जाती है, यानी कहने का मतलब यहाँ से लेके और यहाँ पूछा है, यहाँ कौन सा स्थान, यहाँ कौन सा स्थान, तो इसका आंसर आएगा आपके पास कि ये सांबर से और टोडगढ़ तक है भाई। सांबर झील जो है अपने पास यहाँ पे, ये सांबर से उधर तो अपने कह दिया उत्तर पूर्वी, और सांबर से इधर आएगी टोडगढ़ तक, तो फिर अपने पास क्या हो जाएगी, मध्य अरावली हो जाती है। ये ध्यान में रखना भाई। या इस तरीके से भी हो सकता है कि टोडगढ़ से सांबर तक, क्योंकि सांबर के आगे तो अपन ने क्या कर दिया है, उत्तर पूर्वी अरावली में, तो ये इस तरीके से भी ऑप्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिख दिया वही ऑप्शन हो, टोडगढ़ से सांबर भी बता सकता है, ये ध्यान में रखना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ की पहाड़ियों से कौन विभक्त करता है, यानी मेवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं उसको और मारवाड़ के मैदान को कौन अलग करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान में रखना। ये आता है आपके पास मेवाड़ की पहाड़ियाँ, या अब ये मेवाड़ की पहाड़ियाँ हैं, इसके बारे में अलग से बात करेंगे भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है मध्यवर्ती अरावली में दर्रों को किस नाम से जानते हैं। मध्यवर्ती अरावली वही आ जाती है यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ के बीच की जो अरावली है इसमें अपने पास जो दर्रे हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, याद रखना भाई। इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, इसको अपन घाट के नाम से जानते हैं। नाल अलग है, ये अलग आने वाले एक बातें हैं भाई, ये सारे ऑप्शन है वो अलग अलग आने वाले हैं, ध्यान में रखना। तो इनको अपन क्या कहते हैं, घाट कहते हैं मध्य अरावली में दर्रों को। बात करते हैं नेक्स्ट है पाली को अजमेर से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है भाई। इसका अगर अपन बात करें तो बर दर्रा है वो आपके पास पाली को अजमेर से जोड़ता है, तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा दर्रा राजसमंद को पाली से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर अपन बात करें तो इसमें आपके पास आएगा गोरमजी घाट। अब गोरम घाट मतलब गोरम दर्रा, यही बात आ जाती है भाई। अब इसमें एक और है भाई खामली या कामली घाट, ये भी अपने पास क्या घाट है या दर्रा है। ये दोनों दर्रे आपके पास क्या करते हैं, राजसमंद को पाली से जोड़ते हैं। अब आप कहोगे सर दोनों कैसे, दोनों इसलिए क्योंकि दोनों छोटे थोड़ी ना, एक इस तरफ से जोड़ सकता है एक इस तरफ से जोड़ सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये दोनों दर्रे हैं जो अजमेर को जो राजसमंद को पाली से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है अरावली का सर्वाधिक विस्तार एवं न्यूनतम अंतराल कौन से भाग में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे अरावली का सर्वाधिक विस्तार, ये रही अपने पास ये और ये। अब अपन बात करते हैं, ये उत्तर पूर्वी हो गई, ये मध्य अरावली हो गई। अब ये अपने पास क्या आ जाती है, दक्षिणी पश्चिमी अरावली। इसके बारे में बात करते हैं। अरावली का सर्वाधिक विस्तार इसी क्षेत्र में है,
इसी क्षेत्र में, इसका मतलब दक्षिणी पश्चिमी अरावली आंसर आ जाएगा ये। अब इसके बीच में अंतराल भी नहीं है, इसका मतलब अंतराल का मतलब एक पहाड़ी यहाँ पे, एक पहाड़ी यहाँ पे, एक पहाड़ी यहाँ पे, ये नहीं है इसमें। यहाँ पे अपने पास बहुत कम अंतराल देखने को मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। अब ये जो दक्षिणी पश्चिमी अरावली है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भाई, इसकी औसत ऊंचाई आती है 900 मीटर। कितनी, 900 मीटर, याद रखना भाई। अरावली का सर्वोच्च शिखर किस भाग में है, ये सर्वोच्च शिखर अरावली का, तो अरावली का सर्वोच्च शिखर आप सभी जानते हो, आने वाला है आगे क्वेश्चन भी, गुरु शिखर है। अब ये गुरु शिखर के बारे में नहीं पूछ रहा है कि कौन सी अरावली में है, तो ये आपके पास दक्षिणी पश्चिमी अरावली में आ जाता है। आंसर क्वेश्चन वही है, सर्वोच्च शिखर, बस ऑप्शन अलग हो गए हैं, तो वो आ जाता है आपके पास दक्षिणी पश्चिमी अरावली में। बात करते हैं नेक्स्ट है गिरवा क्या है। याद रखना, इसको दो तरीके से बनाएंगे भाई। तो गिरवा क्या है, एक तस्त्री नुमा जो पहाड़ियां होती हैं, ये आपके पास क्या होती है, गिरवा होती है। प्रश्न दूसरा कैसे बन सकता है, वो बन सकता है तस्त्री नुमा पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है, तो क्या कहते हैं या क्या जानी जाती है, तो फिर आपके पास गिरवा नाम से जाना जाता है। दो प्रश्न हो जाते हैं इसमें भी। अब दूसरा भी वही आ जाता है, देश हरो क्या है, देश हरो क्या है, इसके बारे में बात करें तो ये घास है, ये ध्यान में रखना। अब ये कहाँ पे पाई जाती है, इसके बारे में बात करें तो ये जरग्गा से रागा के बीच में, ये जरग्गा की पहाड़ियाँ और रागा की जो पहाड़ियाँ, वहाँ पे ये देश हरो जो घास है, ये हमें देश हरो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सदा हरित रहती है भाई, सदा हरित रहने के कारण इनको क्या कहते हैं, देश हरो कहते हैं। और ये जरगा से रागा के बीच की, जरगा और रागा जो पहाड़ियाँ इनके बीच में पाई जाती हैं, ज़्यादा टफ नहीं। तो बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है भोराट का पठार कहाँ स्थित है। अब ये जो भोराट का पठार है, इसको ऐसे पूछेगा तो आप आसानी से कर दोगे भैया, आंसर आपका कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, तब तो आप आसानी से कर दोगे। लेकिन प्रश्न ऐसे आ जाए कि कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य पठार को क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाता है और आपका दिमाग भी वहीं पे घूम जाता है। तो याद रखना, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठार है उसको अपन क्या कहते हैं, भोराट का पठार कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट है बीजासन का पठार कहाँ है। अब ये बीजासन का पठार कहाँ है भाई, ये भी आसान क्वेश्चन है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, लसाड़िया का पठार स्थित है, यानी लसाड़िया का पठार है वो कौन से क्षेत्र में है, इसके बारे में पूछा भाई। क्वेश्चन बड़ा ही घुमाने वाला है, अगर इसका आंसर देखें तो वो आएगा आपके पास दक्षिणी पश्चिमी अरावली में है। ये मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ इनको ध्यान से समझना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट भौमठ क्या है। छोटे छोटे प्रश्न है, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में बात करें तो यह है पहाड़ी और वनाच्छादित जो क्षेत्र होता है, यानी जो पहाड़ी भी है और जहाँ पे वन भी बहुत सारे हैं, उसको मिलाकर अपन क्या कहते हैं, भौमठ कहते हैं। अब बात करते हैं कि भौमठ क्षेत्र है कहाँ पे, भौमठ क्षेत्र भी तो होगा ना कहीं पे, तो ये आपके पास उदयपुर है। इसके अलावा बात करें तो डूंगरपुर है, इसके अलावा बात करें तो सिरोही, यहाँ पर आपके पास क्या भौमठ क्षेत्र है। यहाँ पे अपने पास पहाड़ियाँ भी ज़्यादा है और जंगल भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दोनों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं, भौमठ कहते हैं। ध्यान में रखना ये बात करते हैं नेक्स्ट है बैथोलिथ क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ज़्यादा समझाने वाला नहीं है लेकिन आपको याद रखना है भाई। इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर आएगा ज्वालामुखी उद्गार से बनी आंतरिक स्थलाकृति जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान में रखना। बात करते हैं नेक्स्ट है क्रेटर क्या है। फिर दोनों आपस में मिलते जुलते हैं भाई। अब इसके बारे में बात करें तो ये आएगा आपके पास ज्वालामुखी उद्गार से बनी जो बाह्य आकृति होती है वो आपके पास क्या होती है, क्रेटर होती है। दोनों ही ज्वालामुखी उद्गार से बनती है, एक आंतरिक आकृति है, एक बाह्य आकृति है। अब ये मैं समझाने वाला हूँ आगे। बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में वर्षा की कमी का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे कारण है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है टाइपिंग में। कारण क्या है, तो अरावली जो पर्वतमाला है वो मुख्य कारण है राजस्थान में वर्षा की कमी का। कारण क्या है वो मैं बता देता हूँ। राजस्थान में ये अपने पास, ये राजस्थान है, अरावली इस तरीके से है, और जो अरब सागरीय शाखा आती है अपने पास, अरब सागरीय जो शाखा आती है, सागरीय जो मानसून आता है, मानसून
वो इसके लेवल में बराबर आता है, तो इसके बीच में कोई बाधा नहीं आती है। बाधा नहीं आती है तो बादल यहाँ पे रुकते नहीं हैं, इसलिए जो बादल है वो आगे चले जाते हैं और यहाँ पे बारिश कम होती है। इसी कारण से आगे और एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया कि अरब सागरीय शाखा के जो मानसून शाखा आती है उसके बराबर होने के कारण क्या है, जो बादल है वो मानसून है वो सीधा निकल जाता है, इसलिए बारिश यहाँ पे कम होती है। अब इसके आगे वाला जो प्रश्न है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। यदि अरावली की स्थिति उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती तो राजस्थान की जलवायु कैसी होती। अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये राजस्थान है अपना, अभी अरावली ऐसे है, लेकिन अगर ऐसे होती तो, मैंने यही तो पूछा प्रश्न, अगर ऐसे होती तो राजस्थान की जो जलवायु है वो आपके पास उप आर्द्र होती। क्यों? क्योंकि फिर जो इधर से मानसून शाखा आती वो आपके पास क्या है, इसको पार नहीं कर पाती और इसलिए अपने पास जलवायु है वो उप आर्द्र कैटेगरी में आ जाती है। ये ध्यान में रखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाला हूँ इससे मैं। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वो भी सिरोही जिले में है। अब बात करते हैं इनकी चोटियों के बारे में। जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी है वो तो आप जानते हो गुरु शिखर है भाई, गुरु शिखर। तो इसको ध्यान में रखना, गुरु शिखर कितनी मीटर है, तो ये 1722 मीटर है। इसके बाद में तो शेर आती है, शेर भी आपके पास क्या है, सिरोही में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1597, ये भी ध्यान में रखना। तीसरी आती है आपके पास दिलवाड़ा और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1441। अब ये तीनों चोटियां आपके पास क्या है, सिरोही जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन गलत कर देते हो आप लोग। अब इसके बाद में 4 नंबर पे आती है जरगा और जरगा की ऊंचाई है आपके पास 1431 मीटर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये जो चोटी है ये आपके पास क्या है, उदयपुर में है। जरगा कहाँ है, उदयपुर में। अब इसके बारे में बाद में बात करें तो आती है अचलगढ़, अचलगढ़ ये आपके पास आता है। तो ये ऊंचाई की बात करें तो ये आपके पास 1380 मीटर है और ये कहाँ है, ये भी सिरोही में है। यानी सबसे ज़्यादा चोटियाँ है वो ऊंची चोटियाँ सिरोही में है। बात करते हैं इसके बाद में, तो इसके बाद में आती है आपके पास रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ जो अपनी पीछे बात हुई है, ये आपके पास 1055 मीटर ऊंची है और ये आपके पास कहाँ है, सीकर में है। इसके अलावा बात करें तो आपके पास खो आती है भाई, खो ये कितनी है, ये 920 मीटर है, 920 मीटर और ये जयपुर में है। इसके अलावा बात करें तो आपके पास आता है तारागढ़। अब इसके बारे में बात हो चुकी है अपनी, तारागढ़ के बारे में भी। तो ये कितनी है, ये 873 मीटर है और ये कहाँ पे, ये अजमेर में है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो ऊंची है वो मैंने आप लोगों को सारी बता दी है। तो ये ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब ये चोटियां हैं, इनको याद करने का एक नॉर्मल सूत्र भी आप लोगों ने बना रखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इनको ध्यान में रखना है। पूछ लेवे कि राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, इस तरीके से पूछ ले तो फिर आपको आंसर उदयपुर करना होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। बात करते हैं नेक्स्ट अरावली राजस्थान के लगभग कितने भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तृत है। यानी अरावली का जो विस्तार है वो राजस्थान के कितने क्षेत्र पर है भाई, तो आंसर आएगा आपके पास 9.1% पर। लेकिन कई जो पुस्तकें हैं उसमें आंसर दे रखा है 9.3%। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा आप लोगों के पास, ऐसा नहीं सोचना है। तो आप 9.1 या 9.3 दोनों में से एक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, पूर्वी मैदान कौन से नदी समूह से निर्मित नहीं है। अब ये जो नहीं वाला क्वेश्चन आता है ना, इनको ढंग से पढ़ना आप लोगों को। इसमें बात करें तो इसमें आपके पास जो लूनी नदी है वो सम्मिलित नहीं है। इसमें लूनी नदी जो है वो अपने पास पूर्वी मैदान को नहीं बनाती है। तो बाणगंगा और गंभीर है, बनास है, चंबल है। इसके अलावा एक नदी और है, वो है आपके पास माही। जो पूरी मैदान है वो इन नदियों के समूह से या बना है या इन नदियों के द्वारा बनाया गया है। ये ध्यान में रखना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है बाणगंगा एवं गंभीर के मैदान में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो मैंने बताया ना, नहीं वाला जो क्वेश्चन वो ढंग से पढ़ना है। इसमें बताया तो आपके पास बूंदी और कोटा नहीं आता भाई। इसमें बूंदी और कोटा इस क्षेत्र में नहीं आता है, बाणगंगा और गंभीर के मैदान में। इसका मतलब है जयपुर दोसा आता है, भरतपुर अलवर आता है, धौलपुर करौली आता है। ध्यान में रखने वाले क्वेश्चन है भाई ये। थोड़ा सा अगर आप संभल के कर लोगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, मेवाड़ का मैदान किस क्षेत्र का उपभाग है। अब ये जो मेवाड़ का मैदान है ये किस क्षेत्र का उपभाग है भाई,
तो इसमें भी ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आंसर बता देते हैं, ये बनास बेसिन का है। अब आप क्या करते हो कि मेवाड़ देखते हैं इसमें चंबल नदी कर देते हैं, तो जो गलत है, तो इसका मतलब बनास बेसिन का हिस्सा है कौन सा, मेवाड़ का मैदान। बात करते हैं नेक्स्ट है पीडमांट क्या है। पीडमांट क्या है इसके बारे में बात करें तो ये आपके पास क्या है, ये बनास द्वारा अपर्दित क्षेत्र है। अभी अपर्दित क्या होता है, कहीं पर उभरा हुआ होता है, कहीं पर गर्त होते हैं, ये जो क्षेत्र होता है इनको अपन पीडमांट कहते हैं, ये ध्यान में रखना भाई। तो ये बनास द्वारा बनाया गया अपर्दित क्षेत्र होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, मालपुरा करौली का मैदान किसका उपभाग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि करौली अपन ने दूसरे नदी क्षेत्र में पढ़ा है। इसमें आपके पास आंसर आता है बनास बेसिन का है। और करौली, मालपुरा करौली को सुनते ही बच्चे चंबल के मैदान में सम्मिलित कर देते हैं, जो गलत है। इसका मतलब ये बनास बेसिन का हिस्सा है करौली मालपुरा का मैदान, या करौली मालपुरा जो क्षेत्र है वो। बात करते हैं नेक्स्ट है सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस जिले में है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि बहुत ही आसान है भाई, कोटा में है। इसके बाद में आपके पास सवाईमाधोपुर आता है, इसमें कितना है 1.32 लाख हेक्टेयर है, इसमें कितना है 1.30 लाख हेक्टेयर है। ये ध्यान में रखना भाई, ये लाख है, लाख हेक्टेयर में है यहाँ पे बीहड़ भूमि। तो ये सबसे ज़्यादा कोटा, और उसके कम, उससे जो दूसरे नंबर पे सवाईमाधोपुर आता है। बात करते हैं नेक्स्ट, भूड़ क्या है। ये छोटे छोटे प्रश्न है, उनको ध्यान में रखना भाई, इनको कैसे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो इसका आंसर आएगा आपके पास कृषि योग्य जमीन जिसमें बालू का अंश ज्यादा होता है, वो भूड़ होती है। अब प्रश्न कैसे पूछ सकता है, प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि कृषि योग्य जमीन जिसमें अपने पास बालू के अंश ज्यादा होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको भूड़ कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रखना। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है अर्ध सदाबहार वनों का आवरण किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। अर्ध सदाबहार वन, इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं भाई, ये है आपके पास माही बेसिन में पाया जाता है। आंसर आपको ध्यान में रखना है, अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, वो माही बेसिन में पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, माही बेसिन में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, यानी जो अर्ध सदाबहार वन होते हैं वही पाए जाएंगे भाई यहाँ पे। तो इसमें आपका आंसर आएगा बांस है, सागवान है, महुआ है, ये वन है वो आपके पास माही बेसिन में पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका भाग है। अभी इसका जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई, ध्यान में रखना। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो आपके पास मालवा के पठार का भाग है। मालवा पठार विंध्याचल पर्वतमाला के से संबंधित है भाई, ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश में। बात करते हैं नेक्स्ट है अरावली और विंध्याचल का मिलन स्थल किसे कहते हैं, यानी जहाँ पर अरावली मिलती है और जहाँ पे विंध्याचल आके मिलता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मुकुंद दर्रा। मुकुंद दर्रा कोटा में आकर आपके पास क्या है, जो अरावली है वो और विंध्याचल पर्वत है वो मिलते हैं और उसको अपन क्या कहते हैं, मुकुंद दर्रा कहते हैं। ये ध्यान में रखना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है पूर्वी मैदान प्रदेश राजस्थान के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तृत है। अब पूर्वी मैदान की बात करें तो राजस्थान के कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है भाई, इसके बारे में बात करें तो ये आपके पास आता है 23.3%। अब इस 23.3% पर आपके पास अपने राजस्थान की 39% जनसंख्या, लगभग 2011 के अनुसार की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। तो इसका मतलब ये सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है, ये ध्यान में रखना, बसा हुआ क्षेत्र, ये ध्यान में रखना भाई। कौन सा, पूर्वी मैदान। अब बात करते हैं नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितने भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तृत है। अब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितने क्षेत्र में फैला हुआ भाई, इसके बारे में बात करें तो ये आपके पास है 9.6% क्षेत्र पर फैला हुआ है राजस्थान के, ध्यान में रखना भाई। अब कोई पूछे यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो वो लगभग आपके पास क्या है कि 11.1% जनसंख्या वो निवास करती है। तो अगर अपन घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व यहाँ का, उसके बाद में यहाँ का घनत्व आता है। और कोई पूछे अपने पास राजस्थान की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास कौन से भौतिक क्षेत्र पर रहती है, तो अपने पास जो थार का मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय, वहाँ पर निवास करती है, वहाँ पर अपने लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाला तथ्य है भाई, याद रह जाएगा, मुझे पता है आप लोगों के। बात करते हैं नेक्स्ट है पूर्वी मैदान को दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से कौन सी वर्षा रेखा अलग करती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को जो रेखा अलग करती है, वर्षा रेखा, वो कौन सी है, वो आती है आपके पास 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आती है। और इस तरीके से आपका जो राजस्थान भौतिक प्रदेश
जो अपन ने 4 भागों में विभक्त कर रखा है उसके लगभग अपन ने सारे प्रश्न वो सोल्व कर लिए हैं। और आपको भी एहसास हो गया होगा कि इन प्रश्नों के अलावा कहीं से भी कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक ऐसी नई प्रश्नोत्तरी लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।